हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के सिलेबस में संविधान में संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे। अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट्स का संशोधन का अर्थ क्या है? संविधान के संशोधन से तात्पर्य कुछ प्रावधानों को बदलने से है, नए उपबंधों को करने या पहले से विद्यमान उपबंधों को बदलने से है कि उसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं कोई ऐड करना या जो पहले से ही था उसको अपडेट करने से मतलब है। अब संविधान में ये संशोधन करे कैसे जाते हैं? तो इसके 3 प्रकार हैं। पहला है सामान्य कानून के समान, जैसे कि एक ऑर्डिनरी लॉ बनाया जाता है सिंपल मेजॉरिटी से, उसी प्रकार से संसद में साधारण बहुमत के द्वारा कुछ अनुच्छेदों में अमेंडमेंट किया जा सकता है। दूसरा प्रकार है कि संसद में विशेष बहुमत के द्वारा, और ये विशेष बहुमत दोनों सदनों में होना चाहिए, और ये प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है। उस विधि के अनुसार इन अनुच्छेदों में हम संशोधन कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है जहां हमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानसभा का बहुमत सहमति चाहिए, और ये प्रक्रिया भी अनुच्छेद 368 में वर्णित है। ये जो हमने पहला तरीका पढ़ा कि सामान्य कानून के अनुसार संसद में साधारण बहुमत के अनुसार, साधारण बहुमत से हम कुछ अनुच्छेदों में परिवर्तन या संशोधन कर सकते हैं, जैसा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 2 में संशोधन किया जा सकता है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि हम नए राज्यों को प्रवेश दे सकते हैं, और अनुच्छेद 3 में भी संसद विधि के द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। ये जो हमने अनुच्छेद पढ़ा, इसमें लिखा है विधि द्वारा। इसका मतलब ये है कि संसद में साधारण बहुमत के द्वारा हम इस अनुच्छेद में संशोधन कर सकते हैं, और इसके लिए हमें अनुच्छेद 368 में जो प्रोसेस बताया गया है उसको अपनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सिंपल तरीके से हम कुछ अनुच्छेदों में संशोधन या अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हुए? किसी नए राज्य का गठन करना हो, या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मंत्रियों की परिषद का निर्माण करना हो, या फिर विधान परिषद का निर्माण या उन्मूलन करना हो। या तो हमें लेजिस्लेचर काउंसिल को क्रिएट करना हो या अबॉलिश करना हो, ख़त्म करना हो। उन्मूलन का मतलब होता है ख़त्म करना हो। इसी प्रकार से जो ये साधारण तरीका है, सामान्य कानून के समान तरीका है, इसमें हम और बदलाव किस किस चीज़ में कर सकते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते आदि में अगर हमें उनकी सैलरीज में, अलाउंसेस में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसका अमेंडमेंट भी इसी तरीके से हो सकता है। संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करने का भी चेंजेस इसी तरीके से हो सकता है। और जो संविधान के बाकी अनुच्छेद हैं, अगर हम उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अनुच्छेद 368 में जो तरीका बताया गया है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस तरीके से? अनुच्छेद 368 क्या कहता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल सकती है या
हटा सकती है। ऐसा अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है आर्टिकल 368 में। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में अगर हमें अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो ये काम कहाँ पर शुरू किया जा सकता है? सिर्फ संसद में। और संशोधन को पारित होने के लिए पश्चात हमें इसमें किसी भी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती है। कोई रेफरेंडम रिक्वायरमेंट नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि जिस प्रकार से कोई अन्य विधेयक राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है, उसी प्रकार से संविधान संशोधन का जो विधेयक है वो भी राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है, उसकी कंसेंट के लिए भेजा जाता है। लेकिन क्या खास बात है कि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। ये दोबारा पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता है। हमने अब पढ़ा कि जो दूसरा तरीका है संशोधन का, उसके लिए उस संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुमत है वो दो प्रकार का है। एक है साधारण बहुमत और दूसरा है विशेष बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित सदस्यों और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक, उसे हम कहते हैं बहुमत। अगर 100 सदस्य हैं और 100 ने वोट डाला तो 100 का 50% कितना हो गया? 50। तो साधारण बहुमत तब होगा जब 50 से अधिक लोग उसके फेवर में वोट देंगे। और विशेष बहुमत का मतलब होता है कि उपस्थित सदस्यों और मत करने वाले सदस्यों के 2/3 संख्या का बहुमत और कुल सदस्यों का साधारण बहुमत। तो विशेष बहुमत में दो चीज़ें हैं। एक तो कुल सदस्यों का साधारण बहुमत, साधारण बहुमत मतलब 50% से अधिक, और जितने लोग प्रेजेंट हैं और जितने लोगों ने वोट डाला है उसका 2/3 होना जरूरी है। उसी को हम विशेष बहुमत कहते हैं। सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। संविधान में संशोधन करने के लिए दो प्रकार के विशेष बहुमत हैं, ऐसा अनुच्छेद 368 में लिखा है। संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। और दूसरी बात, संशोधन का फेवर करने वाले, समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3, 2/3 होनी चाहिए, तभी वो संशोधन विधेयक पास माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संविधान संशोधन विधेयक है इसको संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ इंडिपेंडेंटली पारित किया जाना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तक प्रस्तावित विधेयक पर सहमति ना मिल जाए तब तक उसे पारित नहीं किया जा सकता। मतलब उसके लिए सफिशिएंट कंसेंट होना जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि संविधान संशोधन के लिए कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। किस किस की संयुक्त बैठक?
लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती है और संविधान की मूल संरचना में भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। तीसरा प्रकार होता है जहां हमें राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है, रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स चाहिए। तो संविधान के कुछ हिस्सों के बारे में राजनीति से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है और इसमें राज्यों के अधिकारों को भी जगह मिलती है और राज्यों को संविधान संशोधन का जो प्रोसेस है उसमें भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसके लिए संविधान संशोधन प्रक्रिया के लिए आधे राज्यों के अनुमोदन और राज्य विधान पालिकाओं के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कंसेंट ऑफ ओनली हाफ द स्टेट्स इज रिक्वायर्ड एंड सिंपल मेजॉरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज सफिशिएंट। साधारण बहुमत का क्या मतलब बताया था कि 50% से अधिक लोगों का उसको फेवर मिलना चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं, कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें राज्यों के द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का वितरण करने के लिए और मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी प्रावधान है और उसमें हम संशोधन करना चाहते हैं, उसके लिए हमें राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अब तक हमारे संविधान में 104 संशोधन किए जा चुके हैं और इन संशोधनों को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के, विभिन्न दृष्टिकोण वाले जिसे हम व्याख्या से संबंधित संशोधन कहते हैं, और तीसरा है राजनीतिक सहमति से हुए संशोधन। पहले हम पढ़ते हैं तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के संशोधनों के बारे में। इस प्रकार के संशोधनों से संविधान के जो मूल उपबंध थे उन्हें स्पष्ट किया गया या उनकी व्याख्या की गई, उन्हें एक्सप्लेन किया गया और उसमें छोटा मोटा ही कोई संशोधन किया गया है। इस प्रकार के संशोधन से कोई विशेष बदलाव नहीं आता है। कुछ उदाहरण देखें अब हम तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के हुए संशोधनों की। तो इसमें 15वां संशोधन है, 15वां संशोधन अधिनियम जो कि 1963 में हुआ। इसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट एज थी, सेवानिवृत्ति की आयु है, उसको 60 से बढ़ाकर 62 किया गया। दूसरा उदाहरण है 55वां संशोधन अधिनियम जो कि 1986 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वेतन में वृद्धि की गई। दूसरी कैटेगरी में आते हैं व्याख्याओं से संबंधित कुछ संशोधन। संसद न्यायालय की व्याख्याओं से सहमत नहीं होती तो न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए संसद उनमें कुछ संशोधन कर देती है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या करने का हक न्यायालय को पास है। इसके हम कुछ उदाहरण देखें व्याख्याओं वाले संशोधनों में। तो इसमें आता है निजी संपत्ति का अधिकार, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियों का अधिकार। तीसरा प्रकार आता है संशोधनों का ऐसे संशोधन जो राजनीतिक सहमति से हुए हैं। अनेक राजनीतिक दलों ने आपस में सहमति की जिसके बाद वो संशोधन किए गए हैं। इसके उदाहरण हैं 55वां संशोधन जो 1985 में किया गया
और 91वां संशोधन जो 2003 में इसको दोबारा से और ज़्यादा सशक्त किया गया, पावरफुल बनाया गया, वो था दल बदल विरोधी कानून। 61वां संशोधन 1989 में हुआ, जिसमें मत डालने की जो आयु है उसे 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। और एक और उदाहरण में हम देखेंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जो कि कब किया गया, 1992 में। ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड ये संशोधन था, 73वां और 74वां संशोधन। इसी प्रकार का एक और संशोधन हुआ है 77वां, 81वां और 22वां संशोधन। इन संशोधनों से नौकरियों और आरक्षण सीमा बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए संविधान में कुछ संशोधन किए गए हैं। और ये 77वां, 81वां और 82वां संशोधन है। जितने संशोधन किए गए हैं उनमें से कुछ संशोधनों में कंट्रोवर्सी है, विवाद है। विवाद वाले संशोधन है 38वां, 39वां और 42वां संशोधन। इन तीनों ही संशोधनों को 1970 से 1980 के बीच में किया गया। ये जो 38वां संशोधन था, इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा, चाहे वे आपातकाल की ही क्यों ना हो, उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा संशोधन के द्वारा चेंज किया गया कि राष्ट्रपति ने जो भी कोई उद्घोषणा करी है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, उसको आप कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो विवादास्पद संशोधन है ये आपातकाल के समय में हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, आपातकाल की घोषणा की गई थी। 39वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब आपातकाल लगा उस समय पर इंदिरा गांधी के चुनाव को न्यायालय में चुनौती दी गई थी, इसलिए ये संशोधन कर दिया गया। और 42वां संशोधन के द्वारा जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें कुछ चेंजेस किए गए। प्रस्तावना को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। तो यहाँ पर हमारी प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ दिया गया 42वें संशोधन के द्वारा। 42वें संशोधन में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। इसमें से एक चेंज ये किया गया कि हमारी प्रस्तावना में एक और बदलाव किया गया। जहाँ लिखा हुआ था राष्ट्र की एकता, उसको चेंज कर दिया गया। अब क्या हो गया है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसी के साथ साथ 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था 42वें संशोधन के ही द्वारा। और संविधान के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक प्रसिद्ध केशवानंद भारती मामला है उसमें दिए गए निर्णय को भी चुनौती दी गई थी। इसी 42वें संशोधन में संविधान की 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया और संविधान के
तरफ पे 53rd जो अनुच्छेद है उसमें भी परिवर्तन किया गया। जिस समय ये 42वां संशोधन पारित किया गया, क्योंकि आपातकाल लगा था, तब विरोधी दलों के अनेक सांसद जेल में बंद थे, मतलब कि कोई उसका विरोध करने वाला नहीं था। ये सब बातें हमने की 42वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन की। और इसी आपातकाल के बाद में 1977 में चुनाव होते हैं और उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी हार हो जाती है और जनता दल की सरकार बनती है। जनता दल आकर संविधान में कुछ और संशोधन करती है, क्योंकि इस 42वें संशोधन ने हमारे संविधान को बिल्कुल ही असंतुलित कर दिया था। उसको संतुलित करने की कोशिश की जाती है 43वें और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नई सरकार ने इन विरोधाभासी संविधान संशोधनों पर पुनः विचार किया और 38, 39 और 42वें संशोधन से जो परिवर्तन किए गए थे उनमें से अधिकांश को 43वें और 44वें संशोधन ने खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया। इसके साथ साथ कुछ और भी संशोधन हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 26वां संविधान संशोधन किया गया 1971 में, जिसमें देसी जो रजवाड़े थे उसके राजाओं की प्रीवी पर्स की और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। और हमारे संविधान में पहला संशोधन किया गया था 1951 में, जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। इसमें संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके माध्यम से जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधारों को भी सुरक्षित बनाया गया। एक और आपको जो हमारा लास्ट संशोधन है 104वें नंबर का संशोधन 2019 में किया गया। वो क्या किया गया, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 334 में एंग्लो इंडियन समुदाय को लिए 2 सीटें आरक्षित की गई थी, लेकिन 104वें संशोधन के द्वारा जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानमंडल में ये जो एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटें थीं इसे समाप्त कर दी गई। और आज की डेट में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अब 545 में से 2 घट गए, कितनी रह गई है, 543। तो ये हमारा संविधान संशोधन के बारे में था। आई होप आप बच्चों को समझ आया होगा। थैंक यू।